नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वाराणसी को पीएम ने दी 13,000 करोड़ की सौगात। अमूल के प्लांट का उद्घाटन, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण। कहा, राहुल ने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताकर किया अपमान। चुनाव से पहले फुल एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। 26 फरवरी को 41,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कल गुजरात में एम्स का उद्घाटन। मोदी 3.0 की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री मोदी। सभी मंत्रियों से मांगा अगले 5 साल का रोड मैप। 3 मार्च को होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। पेटीएम बन सकता है थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप। आरबीआई ने सुझाया रास्ता। 4-5 बैंकों को बनाना होगा सर्विस प्रोवाइडर। एनपीसीआई लेगा अंतिम फैसला। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग, एफएमसीजी, पीएससी शेयरों पर दबाव। G20 के बाद भारत में एक बार फिर लगेगा दुनिया भर के वीवीआईपीज का जमावड़ा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन में जुटेंगे राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और ग्लोबल सीईओज। जामनगर में 1 से 3 मार्च तक चलेगा समारोह। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले मोदी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अगले 5 साल का रोड मैप मांगा है। आपको बता दें कि 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की बैठक भी होने वाली है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है सरकार की नजर में? दरअसल अभी जहां हर तरफ को बातचीत इस बात को लेकर चल रही थी कि सरकार चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है, पार्टी स्तर पर चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, मैनिफेस्टो में क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे मोदी सरकार एक नए लेवल पर जाकर सोच रही है। और पिछले कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को यहां तक कह दिया गया कि अपने अगले 100 दिनों का एक एक्शन प्लान बताइए कि आप अगले 100 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं मंत्री होने के नाते। ये सिर्फ अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान ही नहीं मांगा गया, ये भी कहा गया कि अगले 5 साल में आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो अगले 5 साल का रोड मैप भी मांगा गया है और कहा गया है कि जब आप एक्शन प्लान बनाएं और जब आप रोड मैप बनाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ख्याल रखें कि हम जिस मंत्रालय में अभी हैं, जो मंत्री अभी हैं, वही नई सरकार बनने के बाद भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप 100 दिनों का एक्शन प्लान या फिर 5 साल का जो रोड मैप देंगे, इस बात का आप ख्याल बिल्कुल न रखें कि आपका मंत्रालय रिपीट होगा कि नहीं होगा, आप इसी मंत्रालय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप इन सब के सोच से हट करके एक एक्शन प्लान दीजिए, रोड मैप दीजिए, ताकि सरकार बनते ही उस रोड मैप पर ज़्यादा गंभीरता से अमल किया जा सके। ये रोड मैप कैबिनेट सचिवालय को देने के लिए कहा गया है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हो रहा है कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट के मंत्री तो होंगे ही होंगे, सारे राज्य मंत्री भी यहाँ पर होंगे और वहाँ पे एक ज़्यादा समय तक, कह सकते हैं दिन भर का मंथन चलेगा। ये मंथन चुनाव की तैयारियों को लेकर के होगा, चुनाव के बाद के रोड मैप को लेकर के होगा, सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं 10 साल में, ये बताया जाएगा ताकि मंत्री के स्तर से लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। और लक्ष्मण जी, आपकी एक और खबर जो आई है, टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े पैमाने पर सरकार फोकस कर रही है और अगले हफ्ते टेक्सटाइल सेक्टर का मेगा इवेंट होने वाला है, भारत टेक्स। तो इसके बारे में क्या जानकारी है लक्ष्मण जी? दरअसल टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ाने को लेकर के, कारोबार बढ़ाने को लेकर के चौतरफा कोशिश चल रही है और इसी कोशिश की कड़ी में एक सबसे बड़ा अब तक का इवेंट भारत टेक्स हो रहा है, जो अगले हफ्ते सोमवार से शुरू होगा। और इस इवेंट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और इसमें 100 देशों से ज़्यादा के 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें अपने अपने सामान को शोकेस करने का मौका दिया जा रहा है। खरीदार आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, करीब 40 से ज़्यादा MOU साइन होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। और इस पूरे इवेंट में कोशिश ये की जाएगी कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और पूरे सप्लाई चेन को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। और इस इवेंट के साथ साथ सरकार की कोशिश ये भी है कि नीतिगत स्तर पर कुछ और बदलाव किए जाए ताकि नए निवेश आए। इसके तहत
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। मैन मेड फाइबर में कुछ नए प्रोडक्ट को डाल सकती है, कुछ शर्तें आसान की जा सकती हैं, ताकि अभी करीब 10,800 करोड़ रुपए PLI स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। 64 कंपनियों को करीब 6,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बाकी के लिए अब उसका दायरा बढ़ा करके नई कंपनियों को दिया जाएगा। करीब 12 नए आवेदन भी आ चुके हैं और नियमों में बदलाव करने को लेकर, ढील देने को लेकर के यहाँ पे कैबिनेट में प्रस्ताव गया है। मुझे लगता है बहुत हद तक इस पर भी हरी झंडी मिल जाएगी। तो कुल मिला कहें तो टेक्सटाइल सेक्टर को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की चौतरफा कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में 553 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की नींव रखने वाले हैं। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी को पीएम इन प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। 1500 से ज़्यादा ROB और अंडरपास का उद्घाटन भी करेंगे या नींव रखेंगे। डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। पिछले कुछ हफ्तों से प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक्शन में है। एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। खासतौर पर अगर मैं रेलवे की बात करूं तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए थे। और अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री रेलवे के लिहाज से बड़ी सौगात देश को देने जा रहे हैं, जो रेलवे का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्टेशन रीडेवलपमेंट का। इस कड़ी में 553 स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। अगर स्टेशनों के नाम के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसमें इंदौर शामिल है, मेरठ है, खड़गपुर है, इरोड है, बालेश्वर है। तो जितने भी जो A1 और A2 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करने की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। साथ ही साथ सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि गोमती नगर स्टेशन जो पूरी तरह से रीडेवलप्ड हो चुका है उसका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा 1500 ऐसे रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज है जिन्हें या तो प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जिनकी नींव रखी जाएगी। तो ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें जो इस दिन इनॉग्रेट होंगे या फिर जिनकी नींव रखी जाएगी वो 41,000 करोड़ रुपए के हैं। तो 26 फरवरी को ये बड़े उद्घाटन हम होते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया दीपाली। तो ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या करने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दे दी, उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज सुबह प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट बांटे। यहाँ पीएम ने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बज रहा है। पीएम मोदी संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया और एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास सबके हैं। मोदी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे और गुजरात के लोगों को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। क्या है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और क्यों होगा ये खास? प्रधानमंत्री के दौरे से गुजरात को क्या क्या मिलने वाला है, बता रहे हैं केतन जोशी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन तक गुजरात में वापस आ रहे हैं। कल रात को वो जामनगर आएंगे और वहीं पर उनका नाइट होल्ड होगा। दूसरे दिन राजकोट के अंदर एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे जो कि 1200 करोड़ की लागत से बनी है और 200 एकड़ में फैली है। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खूबी ये रहेगी कि अब तक ड्रोन के जरिए परीक्षण भी कर लिया है हॉस्पिटल प्रशासन ने कि 40 किलोमीटर आसपास से अगर आप कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं या तो इमरजेंसी है तो ड्रोन के जरिए वो दवाई भी यहाँ आ सकती है।
साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस भी सीधे वहां पर टेक ऑफ लैंडिंग करे, उस हिसाब से व्यवस्थाएं की गई है। तो सौराष्ट्र के लिए एक सबसे बड़ी सौगात होगी। साथ ही साथ मैटरनल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी एक खुलने वाला है, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जो कि कम से कम 800 बेड की होगी और 150 करोड़ की लागत से वो बनी हुई है। राजकोट शहरवासियों के लिए एक अटल तालाब का भी उद्घाटन होगा। ये सिर्फ सामान्य तालाब नहीं है, लेकिन जिम्नेशियम है, बोटनिक गार्डन है, वरिष्ठ वयस्क लोगों के लिए भी वहां पर गार्डन बनाया गया है, जिम्नेशियम है और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप बड़े शहरों में देख सकते हैं, तो वो रहेगा। साथ ही साथ सुरेंद्र नगर के एक गांव में पावर सब स्टेशन का, जो कि 348 करोड़ की लागत से बना है, उसका भी उद्घाटन राजकोट की जनसभा के दौरान किया जाएगा। वहां से वो सीधे जाएंगे द्वारिका। अब तक हम जानते हैं कि द्वारिका में अगर ओखा से बेट द्वारका आपको जाना है तो फेरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सिग्नेचर ब्रिज जो कि 2 किलोमीटर का बना है, वहां से आप आसानी से जा सकते हैं, जो 900 करोड़ की लागत से बना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आने से पूरे द्वारका को सजाया गया है और गोमती घाट पर लाइट एंड साउंड शो भी कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ये जो विजिट है वो कई सारी सौगात के साथ आने वाले हैं और लाखों लोगों को सीधे इसका फायदा होने वाला है। और अब खबर आपके काम की। मोबाइल उठाने पर सामने वाले का नंबर नाम के साथ आपको दिखाई देगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेज दी है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम, क्या है सिफारिशें? देखिए, पिछले कुछ साल में साइबर फ्रॉड्स और अनचाही कॉल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। सरकार ये चाहती थी कि साइबर फ्रॉड्स को अगर कम करना है तो आपको उसकी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है। कई बार होता है कि आपको फ़ोन आता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, तो आपको पता नहीं चलता कि वो सही आदमी है या नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें मांगी थी। आज टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को दे दी हैं। ट्राई ने कहा है कि जो कंपनियां हैं वो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी कि कॉल करने वाले का नाम दिखा सकती हैं। तो दूरसंचार विभाग जैसे ही इन सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लेगा, आपको कॉल करने वाले का नाम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि कौन आपको कॉल कर रहा है। आप मीटिंग के बीच में है या कहीं और बैठे हुए हैं, तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि आप व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते हैं। कोई व्यक्ति आपको अनचाही कॉल कर रहा है या बैंक से कोई कहता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो उसका भी पता चल जाएगा। अगर कोई कंपनी बल्क कनेक्शन खरीद रही है तो यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाना पड़ेगा। ट्राई ने अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप दी है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर इन सरकार इन सिफारिशों को लागू कर सकती है। अभी कई सारे ऐप्स हैं जो कि ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल तौर पर वो नहीं, और डाटा नहीं होता। तो इसमें पूरा ऑफिशियल तौर पर डाटा होगा। जो कस्टमर अपने आवेदन फॉर्म पर अपना नाम लिखता है, वही नाम उपभोक्ता को दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम तमाम जानकारी के लिए। और एक और खबर आपसे जुड़ी हुई, पेटीएम को अब एक थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप के रूप में नई जिंदगी मिल सकती है। आरबीआई ने इसके लिए रास्ता सुझाया है। आरबीआई ने आज बताया है कि एनपीसीआई पेटीएम के आवेदन पर विचार कर इस पर फैसला लेगा। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम बैंक दूसरे 4-5 बैंकों के साथ सेटलमेंट खाते खोल सकता है। इससे किसी एक बैंक पर बोझ नहीं आएगा और पेटीएम के यूपीआई यूजर को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको बता दें कि पेटीएम बैंक ने थर्ड पार्टी ऐप बनने का अनुरोध किया था। अब एनपीसीआई को फैसला लेना है कि इसे कैसे मूर्त रूप दिया जाए। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था और बाजार में कंसोलिडेशन का मूड रहा। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी की क्लोजिंग फ्लैट हुई। सेंसेक्स 15 अंक गिरकर 73,143 पर बंद हुआ और निफ्टी 5 अंक गिरकर 22,213 पर बंद हुआ है। बाजार में तेजी में बने रहने की क्या है वजह और क्या बाजार में बिग बुल रन चल रहा है? आवाज अड्डा में आज इस पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। किसान आंदोलन के 11वें दिन आज किसानों ने ब्लैक फ्राइडे मनाया। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 साल के शुभकरण की मौत के विरोध में किसानों ने आज देश भर में
ब्लैक डे काला दिवस मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को 4.5 घंटे तक बैठक चली और उसी में ये फैसला लिया गया था। 26 फरवरी को देश भर में ये लोग ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत भी करेंगे। इस बीच हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई का जो फैसला लिया था उसे वापस ले लिया है। इस बीच सरकार ने भी किसानों को 5वीं दौर की बातचीत के लिए न्योता दिया है। इस पर किसानों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इधर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। आज बीजेपी की महिला टीम को एक बार फिर संदेशखाली जाने से पुलिस ने रोक दिया। इस टीम की अगुवाई बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी कर रही थी। डेलीगेशन और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके बाद लॉकेट को हिरासत में ले लिया गया। वहीं इस मामले में गुस्साए स्थानीय लोगों ने इलाके में महिलाओं के यौन शोषण और जबरन जमीन हड़पने के आरोप में टीएमसी नेताओं की संपत्तियों में आग लगा दी। संदेशखाली पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय पर नौटंकी कर रहे हैं। महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी ये भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। G20 के बाद एक बार फिर देश में और दुनिया के वीवीआईपी का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने जा रहा है। मुकेश अंबानी के परिवार में इन दिनों खुशियों का माहौल है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की प्री वेडिंग फंक्शन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। क्या तैयारियां और कौन कौन से मेहमान देश से पधार रहे हैं, जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट के पास। बताएं विपिन जी, क्या तैयारी है प्री वेडिंग इवेंट की? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी, जी हां, इसकी चर्चा चारों तरफ है और ये सेरेमनी होने जा रही है गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च के बीच में। गुजरात का जामनगर जो कि रिलायंस की वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अब इतने बड़े फंक्शन को होस्ट करने जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि G20 के बाद भारत में वीआईपीज का सबसे बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा 1 से 3 मार्च के बीच, जहां पर बिजनेस जगत के कई दिग्गज जामनगर पहुंचेंगे इस प्री वेडिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्मी सितारों से भी ये समारोह जगमगाएगा। यहां पर कई फिल्मी हस्तियां देश और विदेश की शिरकत करेंगी इस प्री वेडिंग सेरेमनी में। साथ ही आरआईएल के जामनगर एयरपोर्ट को भी रिलायंस ने इसलिए सजाकर तैयार किया है। इनफैक्ट वो जो पूरा रास्ता जो कि एयरपोर्ट से रिफाइनरी तक, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तक जाता है, उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है फिल्मी सितारों से। जैसा मैंने कहा कि समारोह सजने वाला है। 1 मार्च को जामनगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक सिंगल डिजिट फ्लाइट्स आते हैं, लेकिन 1 मार्च को 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लैंडिंग्स देखने को मिलेगी जामनगर एयरपोर्ट पर। 3 दिनों तक जामनगर में दुनिया के सबसे असरदार लोग एक साथ होंगे इस प्री वेडिंग समारोह में, जो कि 1 से 3 मार्च के बीच चलने वाला। और इसमें कई राष्ट्राध्यक्ष, कई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, ग्लोबल सीईओज, फिल्म स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स, ये सब दिखेंगे। और जामनगर में एक बड़ा जमावड़ा वीआईपीज का, जैसा हमने कहा कि G20 के बाद आप कह सकते हैं सबसे बड़ी वीआईपी गैदरिंग होने जा रही है। तो विपिन जी, ये भी बताइए कि कौन कौन से लोग आने वाले हैं, कुछ नाम, कुछ खास लोग? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए देश विदेश से मेहमानों की लंबी फहरिस्त है, एक से बढ़कर एक। चाहे वो बिजनेस की दुनिया के लोग हों, चाहे वो फिल्मी दुनिया के लोग हों, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हों, तमाम लोग पधारने वाले हैं। एक लंबी फहरिस्त हम आपको बता चुके हैं, जिसमें बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इस तरह के नाम शामिल थे। लेकिन अब एक और डिटेल लिस्ट हमारे पास है और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन यहां पर शामिल होने आ रहा है।
और ये हैं यासिर अल रुमायन जो कि चेयरपर्सन है सऊदी अरामको के दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। बॉब डुडली पूर्व सीईओ बीपी जिनका रिलायंस के साथ एक एसोसिएशन भी है। क्रिस्टोफर एलियस प्रेसिडेंट ग्लोबल डेवलपमेंट BMGF। रॉब एल कोल्स्टीन जो कि CEO है ब्लैक रॉक के। इसके अलावा और कई मेहमान शिरकत करेंगे, उनमें शामिल है जॉन हैगमैन साहब जो कि VP मॉनेटाइजेशन मेटा, बर्नार्ड लूनी पूर्व CEO BP, रिचर्ड लॉर्ड जो कि सीनियर MD है ब्लैक रॉक APAC की, और अमीन H नासिर जो कि प्रेसिडेंट और CEO है अरामको के। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहां पर वही लोग आ रहे हैं जिनका बिजनेस एसोसिएशन है रिलायंस के साथ। इसके अलावा भी कई ऐसे कंपनियों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जिनका सीधा कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है रिलायंस के साथ। वीवो नेवो फाउंडर NV इन्वेस्टमेंट्स नितिन नहरिया पूर्व डीन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हावियर ओलिवान COO मेटा, अनुज रंजन मैनेजिंग पार्टनर ब्रुकफील्ड, ये भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। मिशेल रिटर फाउंडर और CEO है स्टील परलो की, यूरी सोला साहब CEO हैं सानमिना कॉप के, मार्क टकर आएंगे ग्रुप चेयरमैन HSBC होल्डिंग PLC के, खालदून अल मुबारक साहब CEO और MD मुबादला जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है। सुंदर पिचाई, इन्हें कौन नहीं जानता, भारत का सुपरिचित चेहरा CEO है अल्फाबेट के, और ये भी इस कार्यक्रम में आएंगे। इस परिवार के साथ भी काफी करीबी रिश्ता इनका। मार्क कार्नी चेयरमैन ब्रुकफील्ड AM ये पधारेंगे। जो भाई जो कि CEO है KKR एंड कंपनी के भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म, और केनिचिरो योशिदा जो कि सोनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये भी यहां पधारने वाले हैं। इसके अलावा दो मशहूर डॉक्टर्स, डॉक्टर ब्रायन लेविन जो कि फाउंडर पार्टनर है CCRM न्यूयॉर्क में, और डॉक्टर थाइस अलियाबादी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं जानी मानी, वो भी इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए 1 से 3 मार्च तक जामनगर में रहेंगी। शुक्रिया विपिन जी, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ 24 घंटे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।